ऑस्ट्रिया हंगरी के ब्राउनाउ एम इन में जन्मा एक छोटा सा बच्चा, जिसका एक ही सपना था, हर बच्चे की तरह वह भी बड़ा होकर एक पेंटर बनना चाहता था। कितना क्यूट है ना यह बच्चा। लेकिन रुको, यह बच्चा सिर्फ तब तक ही क्यूट है जब तक कि इसकी मूछें नहीं आ जाती। हिटलर का जन्म 20 अप्रैल 1889 को ऑस्ट्रिया हंगरी के ब्राउनाउ एम इन में हुआ था। उनके पिता का नाम एलोइस सिकलग्रुबर था, जिन्होंने बाद में अपना सरनेम चेंज करवाना चाहा, जो कि एक काफ़ी अच्छा आइडिया था, और अपने स्टेप फादर जोहान ग्योर्ग हिटलर के सरनेम पर हिटलर रखना चाहा। बट ये गवर्नमेंट ऑथोरिटीज एक क्लर्कल मिस्टेक के कारण हिटलर बन जाता है हिटलर। चलो, सिकलग्रुबर से तो अच्छा ही है। एलोइस हिटलर एक बहुत ही स्ट्रिक्ट कस्टम ऑफिसर थे, जो बदनाम थे अपने मल्टीपल अफेयर्स के लिए। उनकी पहली शादी एना से हुई थी, जो एलोइस से लगभग 14 साल बड़ी थी, लेकिन यह शादी सफल नहीं रही। एना की 1883 में मृत्यु के बाद एलोइस अपनी नौकरानी फ्रेंजिस्का फेनी मैट्जल्सबर्गर से शादी कर ली। उनसे उनके 2 बच्चे हुए, एलोइस हिटलर जूनियर और एंजेला हिटलर। लेकिन 1884 में फेनी को एक गंभीर लंग डिजीज हो गई। उनकी तबीयत लगातार बिगड़ने लगी। उनकी देखभाल के लिए एलोइस ने अपनी एक दूर के रिश्तेदार क्लारा को अपने घर में एज अ मेड और केयरटेकर के रूप में रख लिया। इसी वर्ष बीमारी के कारण फेनी की मृत्यु हो गई, और फिर गेस व्हाट, एलोइस ने अपने ही मेड और दूर के रिश्तेदार क्लारा से शादी कर ली, जिसके लिए उन्हें कैथोलिक चर्च से स्पेशल परमिशन भी लेनी पड़ी। 1885 में क्लारा अपने पहले बच्चे को जन्म देती है, गुस्ताव। इसके बाद बेटी इडा और बेटे ऑटो का जन्म हुआ, लेकिन बचपन में ही इन तीनों बच्चों की किसी न किसी बीमारी से मौत हो जाती है। फिर आता है ईयर 1889। क्लारा एक पुत्र को जन्म देती है, एडोल्फ। एडोल्फ एक कमज़ोर बच्चा था और उसकी माँ उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, शायद कुछ ज़्यादा ही। इसके बाद क्लारा ने 2 और बच्चों को जन्म दिया, एडमंड एंड पॉला। जिस समय एडोल्फ का जन्म हुआ, उनके पिता एलोइस की उम्र 51 वर्ष की थी। उनका ध्यान बच्चों की परवरिश पर कम और अपनी हॉबी बी कीपिंग पर ज़्यादा रहता था। वैसे भी एलोइस एक बहुत ही स्ट्रिक्ट पिता थे। वे अक्सर अपने बड़े बेटे एलोइस जूनियर की बेरहमी से पिटाई करते थे। एक बार तो एलोइस जूनियर इतना परेशान हो गया कि वह घर छोड़कर ही चला गया, लेकिन इससे एलोइस का गुस्सा कम होने के बजाय और ज़्यादा बढ़ गया। ऐसी ही तनावपूर्ण माहौल में एडोल्फ का बचपन बीत रहा था। एडोल्फ की भी एलोइस से बिल्कुल नहीं बनती थी। एडोल्फ पूरी कोशिश करता था कि एलोइस जो भी कहे वह उसका उल्टा करे। 1892 में एलोइस के ट्रांसफ़र के कारण हिटलर फैमिली को जर्मनी के पसाव में जाकर बसना पड़ा, जिसके बाद एलोइस के लगातार ट्रांसफ़र के कारण परिवार जर्मनी और ऑस्ट्रिया के अलग अलग शहरों में जाकर रहा। एडोल्फ की स्कूलिंग लाम्बाच में हुई। शुरुआत में तो वह काफ़ी ब्राइट स्टूडेंट था और उसे अच्छे ग्रेड्स भी मिलते थे, लेकिन सेकेंडरी स्कूल पहुंचते पहुंचते उसकी परफॉर्मेंस गिरने लगी। एलोइस चाहते थे कि एडोल्फ बड़ा होकर एक सिविल सर्वेंट बने, पर एडोल्फ चाहता था कि वह एक आर्टिस्ट बने, क्योंकि एडोल्फ पूरी कोशिश करता था कि एलोइस जो भी कहे वह उसका उल्टा करे। जब एडोल्फ 8 वर्ष का था तो उसने सिंगिंग सीखनी शुरू की और वह चर्च क्वायर में गाना भी गाता था। एक समय तो उसने प्रिस्ट बनने के बारे में भी सोचा, लेकिन यह सपना भी जल्दी बदल गया। ठीक वैसे ही जैसे कई बच्चे कभी पुलिस ऑफिसर, कभी डॉक्टर, तो कभी एस्ट्रोनॉट बनने का सपना देखते हैं, और बड़े होकर, भाई तुम ये वाली ऐप डाउनलोड कर लो, तुम्हें 20 रुपये मिलेंगे और मुझे 30। खैर, एलोइस ने एडोल्फ का एडमिशन लिंच के टेक्निकल स्कूल में करवा दिया ताकि वह एक सिविल सर्वेंट बन सके। टेक्निकल स्कूल में हिटलर का परफॉर्मेंस बेहद खराब रहा, क्योंकि उसका इंटरेस्ट हिस्ट्री, आर्ट और लिटरेचर में ज़्यादा रहता था और मैथ और साइंस जैसे टेक्निकल सब्जेक्ट्स में कम। मैथ और साइंस जैसे सब्जेक्ट्स में वह लगातार स्ट्रगल कर रहा था। उसके ग्रेड्स गिरते गए। कई हिस्टोरियंस का मानना है कि एडोल्फ जानबूझकर पढ़ाई में रुचि नहीं दिखाता था ताकि उसके पिता उसे आर्ट स्कूल में भेज दे। इसका एक कारण घर का माहौल भी था। एलोइस को डिसिप्लिन पसंद था, जिसके लिए वह एडोल्फ को अक्सर पीटा करते थे।
जबकि उसकी माँ क्लारा हमेशा उसे बचाने की कोशिश करती थी। और एडोल्फ को डिसिप्लिन बिल्कुल भी पसंद नहीं था, क्योंकि एडोल्फ पूरी कोशिश करता था कि एलॉयस जो भी कहे वह उसका उल्टा करे। स्कूल में ही हिटलर के अंदर जर्मन नेशनलिज्म की भावना विकसित होने लगी थी, जिसका क्रेडिट उनके हिस्ट्री के टीचर लियोपोल्ड पोच और हिटलर के पिता एलॉयस को जाता है। पोच इसलिए क्योंकि वे जर्मन नेशनलिज्म के बारे में पढ़ाते थे, और एलॉयस इसलिए कि एलॉयस एक सिविल सर्वेंट थे, वो भी ऑस्ट्रियन एम्पायर में, इसीलिए वे ऑस्ट्रिया हंगरी के प्रति लॉयल थे। और एडोल्फ पूरी कोशिश करता था कि एलॉयस जो भी कहे वह उसका उल्टा करे। एडोल्फ ऑस्ट्रिया हंगरी में रहता था, लेकिन वह खुद को ऑस्ट्रियन के बजाय एक जर्मन कहलाना ज़्यादा पसंद करता था। ऑस्ट्रिया हंगरी एक मल्टी एथनिक एम्पायर था, और उसे लगता था कि इस विविधता के कारण साम्राज्य में नेशनलिज्म की कमी है और उसका पतन निश्चित है। 1903 में एलॉयस की अचानक मृत्यु हो गई। उस समय एडोल्फ केवल 13 वर्ष का था। पिता की मृत्यु के बाद वह अपनी माँ के ज़्यादा करीब हो गया और पढ़ाई से और ज़्यादा दूर। वह अपना अधिकांश समय ड्राइंग, पेंटिंग और हिस्ट्री पढ़ने में बिताता था। 1905 में मात्र 16 वर्ष की उम्र में एडोल्फ ने बिना स्कूलिंग पूरी किए स्कूल छोड़ दिया। उसने अपनी माँ को मना लिया कि वह आर्ट स्कूल में जाने की कोशिश करना चाहता है। अगले 2 वर्ष तक वह हिस्ट्री और लिटरेचर पढ़ता रहा, स्केचेस बनाता रहा, थिएटर और ओपेरा परफॉर्मेंस देखता रहा। इसी दौरान वह रिचर्ड वैगनर की संगीतों और रचनाओं से बहुत अधिक प्रभावित हुआ। 1907 में हिटलर के जीवन में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है। उसी वर्ष वह वियना जाकर एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स वियना की एंट्रांस एग्जाम देता है, लेकिन उसे एडमिशन नहीं मिल पाता। इसी दौरान उसकी माँ क्लारा ब्रेस्ट कैंसर से पीड़ित हो जाती है। हिटलर और क्लारा के फिजिशियन डॉक्टर एडवर्ड ब्लॉच, जो एक ज्यूइश डॉक्टर थे, मिलकर क्लारा की बहुत देखभाल करते हैं। लेकिन 21 दिसंबर 1907 को क्लारा की मृत्यु हो जाती है। हिटलर अपने माँ के बहुत करीब था और उनकी मृत्यु से वह पूरी तरह से टूट जाता है। फरवरी 1908 में हिटलर अपना आर्ट करियर परसू करने के लिए दोबारा वियना जाता है। शुरुआत में तो वियना में उसकी ज़िंदगी काफ़ी चिल थी, क्योंकि उसके माता पिता ने उसके लिए काफ़ी सारे संपत्ति छोड़ गए थे। वहाँ वह अपने एकमात्र फ्रेंड ऑगस्ट कुबिजेक के रूम में रहने लगा। वे दोनों एक साथ अपने पसंदीदा कंपोज़र रिचर्ड वैगनर के ओपेरास देखने जाया करते थे। 1908 में उसने एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स वियना में दूसरी बार एडमिशन के लिए अप्लाई किया, लेकिन इस बार भी उसे रिजेक्ट कर दिया गया। इससे वह इतना ज़्यादा दुखी हो गया कि बिना बताए ही कुबिजेक के रूम को छोड़कर चला गया। धीरे धीरे हिटलर के पैसे खत्म होने लगे और वह गरीबी की ओर बढ़ने लगा। एक टाइम पर तो हिटलर इतना गरीब हो गया था कि उसे होमलेस शेल्टर में रहना पड़ रहा था। इस कठिन समय में वह वियना शहर की वाटर कलर पेंटिंग्स और पोस्ट कार्ड्स बनाकर बेचता था और इसी से अपना गुजारा करता था। दिन में पेंटिंग बनाता, शेल्टर में रहता और खाली समय में अपने पसंदीदा कंपोज़र रिचर्ड वैगनर के ओपेरास देखता। 1910 में उसे मेंस डॉर्मेटरी में रहने के लिए जगह मिल गई, जिससे उसकी आर्थिक स्थिति में कुछ हद तक सुधार हुई। वियना में रहने के दौरान शहर के मेयर कार्ल लूगर थे, जो अपने यहूदी विरोधी विचारों और जर्मन नेशनलिज्म के भाषणों के लिए जाने जाते थे। उनके भाषणों का हिटलर पर गहरा प्रभाव पड़ा। इसी समय वह अन्य जर्मन नेशनलिस्ट नेताओं के विचारों से बहुत अधिक प्रभावित हुआ। वह जर्मन राष्ट्रवाद की बुक पढ़ता था, न्यूज़पेपर्स पढ़ता था और साथ ही यहूदी विरोधी बुक्स भी पढ़ता था। 1913 तक वियना में हिटलर की स्थिति कुछ खास नहीं थी। आर्ट एकेडमी उसे 2 बार रिजेक्ट कर चुकी थी, जेब खाली थी और वह छोटे मोटे चित्र बेचकर अपना गुजारा करता था। ऊपर से एक बड़ी समस्या थी, ऑस्ट्रियाई सेना। ऑस्ट्रियाई सरकार चाहती थी कि हिटलर सेना में भर्ती हो जाए। हिटलर का जवाब था नहीं। हिटलर खुद को ऑस्ट्रियाई के बजाय जर्मन मानता था। इसीलिए जब सेना में भर्ती होने का दबाव बढ़ने लगा तो उसने एक बहुत ही सरल रास्ता चुना। अपना सामान पैक किया और म्यूनिख की ओर निकल गया। उसके लिए म्यूनिख सिर्फ एक नया शहर नहीं था, बल्कि उसके लिए वह एक दूसरा घर था। लेकिन किस्मत को मजाक करना पसंद था। ऑस्ट्रियन अथॉरिटीज़ ने आखिरकार उसे ढूंढ लिया और मिलिट्री एग्जामिनेशन के लिए बुला लिया। लेकिन एग्जामिनेशन में उसे मिलिट्री सर्विस के लिए अनफिट घोषित कर दिया गया।
हिटलर ने राहत की सांस ली और वह वापस म्यूनिख लौट गया। फिर आया 1914, जब आर्चड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड की हत्या कर दी गई। इस एक गोली ने घटनाओं की ऐसी सीरीज स्टार्ट की जिसने पूरी दुनिया को युद्ध की ओर धकेल दिया। और एडोल्फ, वेल, उसके लिए चीज़ें अब बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली थी।